नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिकल कॉन्सेप्ट्स में। आज हम लोग सीखेंगे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। किसी यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। कैसे, देख लीजिए। कोई भी यौगिक है, मान लिया NaCl है, ठीक है। तो NaCl में जो परमाणु हैं, यहाँ पर सोडियम का परमाणु है, Cl का परमाणु है। तो इन पर क्या चार्ज रहेगा? जब ये डिसोसिएट होता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। तो यानी यहाँ पर Na परमाणु पर कैसा चार्ज है? प्लस का। तो Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +1। इस प्रकार Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -1। तो किसी यौगिक में जब कोई परमाणु रहता है तो उस पर यौगिक में रहते हुए कितना चार्ज होता है, वो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, वो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम, इसके कई नियम हैं। तो पहला नंबर है, मूल अवस्था में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या का मान 0 होता है। मूल अवस्था क्या? जैसे कह दिया जाए सीधे कि हाइड्रोजन है केवल, क्लोरीन है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? एक केवल परमाणुिक अवस्था में है तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, किसी एक प्रकार के परमाणुओं से बने अणु में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। कैसे, समझ लो। किसी एक प्रकार के परमाणु से बना, जैसे H2, यहां पर H2 अणु है लेकिन ये केवल एक प्रकार का यानी हाइड्रोजन के से ही मिलकर बना है। O2, S8, ये अणु है लेकिन इसमें सभी एक ही प्रकार के परमाणु है। कौन से? S। ऐसे P4। तो किसी एक प्रकार के परमाणुओं से निर्मित अणु में उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कोई यौगिक है, किसी यौगिक के सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। इसे आप समझ लो। जैसे H2SO4 है तो इसमें H के 2 परमाणु हैं, एक S का है, O का 4 परमाणु है। तो इनका सभी का ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। HNO3 है तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी किसी यौगिक में सभी प्रकार के परमाणु जो हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। चौथा पॉइंट, कोई आयन है, किसी आयन जो है बहुपरमाणुक आयन होगा, में सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग आयन के आवेश के बराबर होता है। यानी आयन पर क्या चार्ज रहेगा? जैसे NH4 पॉजिटिव है तो इस पर चार्ज 1 पॉजिटिव है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग, जो N है या H है, जो भी परमाणु इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग इसके चार्ज के बराबर होगा, यानी +1 हो जाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, यानी नॉर्मल कंडीशन में, यानी सामान्यता H परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है हाइड्राइडों को छोड़कर, यानी धातु
हाइड्राइडों को छोड़कर, जैसे लिथियम हाइड्राइड हुआ, सोडियम हाइड्राइड हुआ, ये धातु हाइड्राइड होते हैं, तो इनमें इसकी -1 होती है, यानी H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -1 होती है। ऐसे नेक्स्ट 6वां पॉइंट, सामान्य कंडीशन में यानी सामान्यता O की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन अगर कोई पेरोक्साइड है, यानी पेरोक्साइड अगर है, तो यहां पर यह ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, यानी पेरोक्साइडों में O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। पेरोक्साइड क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें O परमाणुओं के बीच में बॉन्ड रहता है, वो पेरोक्साइड होते हैं। तो ऐसे यौगिकों में O परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अब देखो 7वां पॉइंट क्या है? किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उसकी बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। कैसे? जैसे पोटेशियम है, इसका हम देखें 19 होता है, 2, 8, 8 और 1। तो बाहरी कक्षा में इसकी कैसे इलेक्ट्रॉन है? अगर वो 4 से कम है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या वही हो जाएगी प्लस में, यानी +1, 2, 3 जो भी है, यहाँ पर 1 है तो इसकी +1 हो जाएगी। ऐसे अगर 4 से ज्यादा बाहरी कक्षा में है तो उसकी फिर 8 होने के लिए कितने चाहिए, वो उसकी माइनस में ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। जैसे Cl है तो 17, 2, 8, 7, तो यहाँ पर 1 चाहिए, इसलिए इसकी -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे 1 चाहिए, इसलिए इसकी -1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और रह गया कि किसी भी, 8वां पॉइंट है कि किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये कुछ नियम हैं जिनकी सहायता से हम किसी यौगिक में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखा रहे हैं। मान लिया आपको HNO3 अणु में, जो HNO3 है यौगिक, तो इसमें N परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखे दे रहे हैं HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखो इस N परमाणु की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। तीसरा पॉइंट इसका जो हमने दिखाया था कि किसी यौगिक के सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें N की निकालनी है, तो N का हम x मान लेंगे। इसे हम थोड़ा दूर दूर लिखेंगे इस प्रकार से, और इनका सभी का योग कितना है? 0, यानी 0। अब हमें N का निकालना है, तो इसका हमने x मान लिया, माना N का कितना है? x। H का कितना है? देखो इधर, H का सामान्य कंडीशन में H की कितनी है? +1, तो यहां पर हम +1 लिख लेंगे। O की कितनी मानेगी सामान्य कंडीशन में? -2, तो -2 है, और इसका 3 गुना, यानी 3 अणु है, तो थ्राइस कर लेंगे। अब इनको हम जोड़ देंगे, बराबर 0। इसे हल कर लेंगे, तो +1 + x -6 बराबर 0, तो ये आ जाएगी क्या? तो +x - 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस की 5, इधर प्लस लगा या ना लगा, तो x का आ गया +5। तो यानी HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? N की ऑक्सीकरण संख्या बराबर +5 आ गई आंसर। अब देखिए, मान लीजिए आपको KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसे मैंने अंडरलाइन कर लिया है। ठीक है, तो इसे हम वही प्रोसेस है, हम परमाणुओं को दूर दूर लिख लेंगे थोड़ा, KMn और O4। तो इनका पूरा योग जो होता है कितना होता है, मैंने बताया 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। Mn के निकालनी है, तो इसकी हमने x मान लिया, K की हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम ये वाला जो 7वां पॉइंट है इसको हम फॉलो करेंगे। कोई भी परमाणु है उसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन फिर हम देखते हैं। अगर वो H है तब तो आपका +1 हो गया, O है तो -2 हो गया। इनके अलावा कोई एटम है तो उसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो K की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका +1 हो जाएगा, और O का आपको मालूम है -2 रहेगा,
और इसके टोटल है 4, तो हमने 4 कर लिए और इनको हमने जोड़ दिया इक्वल टू 0। अब देखो +1 + x -8 बराबर 0, तो x -1 की कम हो गया 7 बच्चे बराबर 0, तो x बराबर +7। बस यानी mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +7। ऑक्सीकरण संख्या को सदैव चिन्ह सहित लिखा जाता है, तो +7 आ गई। अब देखो इसी प्रकार से मान लिया आपको H2SO4 में S की निकालनी है। कैसे करेंगे देख लीजिए आप। H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये है S। अब हम वही करेंगे H2SO4 थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब देखिएगा एक H की कितनी होती है? +1, तो 2 है तो ट्वाइस कर लिया। S की हमने x मान ली, O की होती है -2 और इसका भी 4 कर लिया और इनको हमने जोड़ दिया, ये मान हो गया 0 के बराबर। हल कर लेंगे इसे, तो 2 प्लस के हो गए 1 माइनस के 8 हो गए बराबर 0। ये इससे घटा दिया तो आपका x - 6 बराबर 0, x बराबर +6। ठीक है, तो ये आपकी S की ऑक्सीकरण संख्या आ गई। अब देखिए मान लिया आपसे कह दिया जाए इसी में कि H2S में S की, तो अब देखो H2S मैंने यहाँ लिख लिया इक्वल टू 0। H की +1 होती है, उसका ट्वाइस कर दिया। S की हमने S की x मान ली, तो इनका योग हो गया 0, तो +2 + x बराबर 0, तो S बराबर ये उधर चला गया -2, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए कोई अगर मान लिया आयन है तो उसमें कैसे निकालेंगे? मान लिया आपसे कह दिया जाए NH4 पॉजिटिव आयन है में An की निकालनी है आपको। N की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए, तो इस N की निकालनी है आपको। अब देखो इसको कैसे करेंगे? आपको मालूम है जब आयन की ऑक्सीकरण संख्या होती है उसमें सभी परमाणुओं की संख्याओं के योग, जो ऑक्सीकरण संख्याओं का योग होता है उसके चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका चार्ज कितना है? +1, तो हम ऐसे लिखेंगे NH4 इक्वल टू, 0 नहीं लिखेंगे, ये चार्ज कितना है? +1, एक है +1। बस N की निकाल ली, इसकी x मान लिया, H की +1, इसका और 4 हो गया बराबर +1, इसे हल कर लिया। x + 4 बराबर +1, तो x बराबर +1 - 4, तो x बराबर -3। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई? -3 आ गई। ऑक्सीकरण संख्या 0 भी हो सकती है, आपकी +- भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। फ्रैक्शनल का मतलब भिन्नात्मक। कैसे देख लो, जैसे N3H बहुत पूछा जाता है, हाइड्रोजोइक एसिड है ये, तो इसमें N की निकालनी है, में N की निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? N की हमने मान ली है, तो x, और चूंकि 3 है तो 3x, H की कितनी है? +1 इक्वल टू 0। इसे हमने हल कर लेना है, तो 3x बराबर, चलो 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। तो यहाँ पे इस N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? -1/3 आ गई। अब देखिए कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। मान लिया आपसे कहा जाए K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, Cr की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे आप? K2Cr2O7 थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे इक्वल टू 0। बस K की कितनी आएगी? मैं बताया कि अगर कोई हाइड्रोजन और O के अलावा है तो उसकी बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो K की बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 2, 8, 8 और 1, तो इसकी +1 आ जाएगी। इसका हमने 2 है तो ट्वाइस कर लिया। Cr की हमें निकालनी है, तो इसका मान x मान लिया, कितने हैं? 2, तो 2x हो गया। O की नॉर्मल कंडीशन में कितनी होती है? -2।
और 7 है तो 7 बराबर 0। ठीक है, इसको हल कर लो। +2 + 2x माइनस 14 बराबर 0। तो 2x माइनस 12 बराबर 0, 2x बराबर +12, x बराबर +6 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से K2Cr2O7 में Cr कितनी आ गई? +6 आ गई। ठीक है, अब देखिए हम आपको CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या याद करना सिखाएंगे। तो CrO5 में टोटल कितनी है? 0। तो Cr की निकालनी है, इसका मान x मान लिया। O की कितनी होती है? -2, इसका और 5 कर दिया इक्वल टू 0, इनका योग। तो x -10 इक्वल टू 0, तो x बराबर +10 आ रही है। लेकिन आपको मालूम है Cr की बारी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? Cr 24 होता है, 2, 8, 8 और 6 होते हैं, तो इसलिए अधिकतम इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है? +6 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कितनी आ रही? 10। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसके लिए हमें CrO5 का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो। Cr की बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन है। इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इसके साथ हम साझा कर लेगा, एक इसके साथ कर लेगा, एक यहाँ साझा करेगा, ऐसा इधर भी होगा, एक साझा इसके साथ में, एक साझा इसके साथ में, एक ये आपस में साझा, और ये यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार का बन जाएगा। तो अब जब ये स्ट्रक्चर है तो इसमें आप देखेंगे, आप ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, देख रहे हो आप? तो ये परऑक्साइड बंद हो गया। क्या हो गया? परऑक्साइड बंद। तो ऐसे परमाणु जिनमें परऑक्साइड बंद होता है उन ऑक्सीजन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला तो आपका CrO है, और ये जो 4 हैं ये -1 वाले हैं, ये -2 वाला है। तो अब इक्वल टू 0। तो Cr की हमने कितनी मान ली? x, और इसकी -2, इसकी -1 का होल 4 इक्वल टू 0। इनका हमने जोड़ कर लिया, हल कर लेंगे। x -2 -4 इक्वल टू 0, तो x -6 इक्वल टू 0, x बराबर +6। तो यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +6 आ गई। ये हमें स्ट्रक्चर से देखने को मिली है। अब देखिए इसी प्रकार से H2SO5 में S की ऑक्सीकरण संख्या, इसकी जब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो देखिएगा H2SO5 इक्वल टू 0, तो +1 का ट्वाइस, x -2 का होल 5, ये इक्वल टू 0। तो +2 + x -10 बराबर 0, तो x -8 बराबर 0, x बराबर +8 आ रही है। तो S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है? +8 आ रही है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि S की बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। सल्फर होता है 16, 2, 8 और 6, तो 6 से ज्यादा आ ही नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, इसका भी स्ट्रक्चर हम समझेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए अब देखिएगा, यस बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 6। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, इस प्रकार से O दोनों तरफ, एक O और एक O, ये हो गया। एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। इसकी बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 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 इसकी बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब देखो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया,
ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक पराऑक्साइड बॉन्ड उपस्थित है, यानी 2 परमाणु पराऑक्साइड बॉन्ड में भाग ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसकी हम इस प्रकार से लिखेंगे H2S, है ना। ये 3 O जो हैं नॉर्मल O हैं और 2 ये जो है ये पराऑक्साइड बॉन्ड वाले O। ठीक है, अब आप इक्वल टू 0 हो गया, +1 का ट्वाइस प्लस x प्लस -2 का थ्राइस प्लस -1 का ट्वाइस इक्वल टू 0। हल कर लिया इसे। तो x बराबर +6। तो यानी H2SO5 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +6 आ गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जब ऑक्सीकरण संख्या बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा हो जाती है तब उनसे स्ट्रक्चर देखना पड़ता है।